अभी तक हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियां और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था चट्टान। तो पहले टॉपिक में अंतर्जात शक्ति और बहिर्जात। अंतर्जात शक्तियों का काम क्या पढ़ा था? पृथ्वी की सतह पर असमानता उत्पन्न करना। और बहिर्जात शक्तियों का काम क्या था? उस उत्पन्न असमानता को समाप्त करके और सतह को पुनः समतल करना। तो उसी में हमने अंतर्जात बलों को 2 भागों में बांटा था वर्गीकरण में। एक तो था आकस्मिक और एक था पटल विरूपणी। पटल विरूपणी को डिटेल से पढ़ा था। आकस्मिक के 2 एग्जाम्पल थे, ज्वालामुखी और भूकंप। तो उसी में से आज हम शुरू करेंगे ज्वालामुखी। ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है उस पर भी बात करेंगे, क्या होता है, सारी चीज आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज है ज्वालामुखी। तो ये बताइए कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखो, हमारे सर पढ़ रहे हैं, सर बताइए ज्वालामुखी क्या होता है। ये चीज ज्वालामुखी है क्या सर? हाँ, ज्वालामुखी का मार्ग। देखो, ज्वालामुखी का मार्ग, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया, तीनों शब्द अलग अलग हैं। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी मार्ग, मार्ग और ज्वालामुखी। जो शब्द हम लिखते हैं ज्वालामुखी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वोल्केनो। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी है सिर्फ ये चीज जहां से ज्वाला बाहर निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। और एक पूरी प्रक्रिया जिसमें मैग्मा ऊपर उठेगा और बाहर निकलेगा और ये इकट्ठा होकर जम के जो ये शंकु बनाएगा, इस पूरी क्रिया को ज्वालामुखी बोलते हैं। तो देखो, ज्वालामुखी का मार्ग, सर ने बोला ज्वालामुखी का मार्ग है। ज्वालामुखी का मार्ग या ज्वालामुखी नली सिर्फ इसको बोलते हैं जहां से मैग्मा बाहर आता है। तो देखो, तीनों चीज हमें याद रखनी है। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी है जो शंकु बन गया और जहां से गर्म लावा बाहर निकलता है, वो क्या है? ज्वालामुखी, ये चीज। और ज्वालामुखी क्रिया, जिस ज्वालामुखी शब्द को हम जो समझते हैं वो क्या है? ज्वालामुखी क्रिया। इसको हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो यही है कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो देखो, इसको हम समझेंगे। हम टॉपिक पढ़ चुके चट्टान, और चट्टान में सबसे पहला प्रकार कौन सा पढ़ा था? आग्नेय चट्टान। वेरी गुड। तो आग्नेय में हमने क्या पढ़ा था कि गर्म लावा ऊपर आता है और वो जमता है। तो उस जगह जो हमने पढ़ा था कि लावा ऊपर आएगा गर्म होके, वही क्रिया क्या है? ऊपर आने की क्रिया क्या है? ज्वालामुखी। अब देखो, ज्वालामुखी क्रिया में चट्टान है, ठोस रूप में थी, धीरे धीरे वो पिघलेगी और पिघल के मैग्मा, जलवाष्प, बहुत सारी गैस, ये सब ऊपर की तरफ उठेगी। अब हो सकता है ये यहीं पे इनका जमाव हो जाए, हो सकता है ये सतह पे जमे, और एक तीसरी अवस्था ये शंकु का निर्माण करे। तो देखो, ज्वालामुखी क्रिया में क्या क्या शामिल है? चट्टानों के पिघलने से लेके उनका ऊपर उठना, फिर सतह के नीचे या ऊपर ठंडा होके जमना, ये पूरी क्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया। तो पहली चीज हमने समझी कि ज्वालामुखी होता क्या है। लेकिन ज्वालामुखी क्या चीज है, ये सिर्फ समझने की बात थी, एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था। अगली लाइन है अंतर्जात आकस्मिक। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सर की भाषा में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 बार लगेगा। तो देखो, अंतर्जात आकस्मिक बल, इसका मतलब ये है कि ज्वालामुखी जो क्रिया है वो अंतर्जात बलों का परिणाम है, और अंतर्जात में भी कौन सा है? आकस्मिक है। और इस हमने पढ़ा था अंतर्जात बलों का काम है असमानता उत्पन्न करना। तो बिल्कुल, अगर समतल सतह पर कोई ज्वालामुखी पर्वत बन रहा है, कोई पठार बन रहा है, तो उससे असमानता उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब है बिल्कुल
बलों का प्रभाव है। ये चीज हमें याद रखनी है कि अंतर्जात आकस्मिक बलों के कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। अब उसके बाद में है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, उस पर हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि ज्वालामुखी से ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में पदार्थ बाहर निकलते हैं। गैसीय अवस्था में भी निकलते हैं, जो लावा या फिर मैग्मा है ये तरल अवस्था में है, और ठोस कण भी निकलेंगे। चलो सिंपल सा क्वेश्चन एक तो फंसाने के लिए यही बना सकता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ ठोस और तरल अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में नहीं। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो ये कथन असत्य है। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ बाहर निकलते हैं। गैस में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? जल वाष्प का है, और है कितना? 80 से 90%। ये चीज हमें याद रखनी है कि गैसीय अवस्थाओं में सर्वाधिक योगदान जल वाष्प का है। अगर परसेंटेज याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल वाष्प सर्वाधिक है, ये चीज याद रखनी है। तरल अवस्था में निकलता है लावा या मैग्मा। अब देखेंगे लावा या मैग्मा में अंतर क्या है। ये हमने बना दी पृथ्वी की सतह। पृथ्वी सतह के नीचे जब चट्टानें तरल अवस्था में है, तब तक पृथ्वी की सतह से नीचे तब तक क्या कहलाएंगी? मैग्मा। और जब यही तरल मैग्मा पिघल के पृथ्वी की सतह के ऊपर आ गया, अब चाहे किसी भी रूप में आओ, इकट्ठा हो, बाहर आने के बाद में क्या कहलाएगा? लावा। मतलब वही पदार्थ जो सतह के अंदर था तब तक मैग्मा था, और बाहर आते ही उसका नाम क्या हो गया? लावा। बाकी चीज सेम है। अम्लीय लावा, क्षारीय लावा, ये लावा के प्रकार हैं। तो देखो चट्टानों में हमने पढ़ा था अम्लीय चट्टान और क्षारीय चट्टान। तो आप लोग ये बता दीजिए कि बेसाल्ट अम्लीय चट्टान है या क्षारीय चट्टान है? बेसाल्ट। और इसमें हमने कहा था कि ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट को नींद में भी याद रखनी है। टॉपिक हमारे सिलेबस में है, अम्लीय है या क्षारीय है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन उठाएंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन माइंड में आता है। तो बता दीजिए बेसाल्ट अम्लीय है कि क्षारीय है? सर बताएंगे। क्षारीय। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया सर ने। बेसाल्ट। क्षारीय याद ना रहे तो ऐसे याद करो, बेसाल्ट बेसिक चट्टान है, और बेसिक क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या याद रखेंगे? सिंपल सा लॉजिक है। बेसाल्ट एक बेसिक रॉक है, और बेसिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। और अगर ये बेसिक है तो ग्रेनाइट कौन सी बच गई? अम्लीय। देखो वहां हमने पढ़े थे कि इनमें द्रव्य छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वो सारी चीज हम पढ़ के आ चुके। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा यहाँ भी हमारे काम की है, और यहाँ किस लिए काम की है इस चीज को एक बार समझेंगे। देखो अम्लीय लावा, क्षारीय लावा, इन दोनों के गुणों में अंतर होगा, और उन अंतरों को देखेंगे। अम्लीय लावा, इसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? सिलिका की मात्रा अधिक होगी। याद है सर, हमने पढ़ा था ये। सर बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। और क्षारीय लावा में कौन सा गुण मिलेगा? मैफिक या फेरोमैग्नीशियम। ये चीज पढ़ चुके। तो देखो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर सिलिका की मात्रा है तो इनका घनत्व कम होगा। घनत्व क्या होगा? कम होगा। इसका घनत्व तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगा। दूसरी चीज ये है कि ये चट्टानें, ये जो लावा है ये गाढ़ा लावा होगा। गाढ़ा लावा और ये पतला लावा। अभी बताओ गाढ़ा और पतला हमारे कोई काम का है क्या? ऐसे थोड़ी ना है कि गाढ़ा और पतला बस पढ़ लिया। ये इसलिए काम का है, ये गाढ़ा है तो इससे जब ये पृथ्वी की सतह से बाहर आएगा तो इससे ऊंचे ऊंचे पर्वत बनेंगे। क्योंकि गाढ़ा था ये दूर तक फैल नहीं पाएगा, और अगर दूर तक नहीं फैलेगा तो उसी जगह इकट्ठा होगा। इसके ऊपर आया, वो परत इसी पे जम गई, वो इस पे जम गई। तो
जो ज्वालामुखी के ऊंचे ऊंचे शंकु, इसको ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। और जब ये बहुत बड़े आकार के हो जाएंगे तो इनको क्या बोल देंगे? ज्वालामुखी पर्वत बोल देंगे। तो अगर लावा गाढ़ा है तो ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे, तो वो कौन सा लावा होगा? अम्लीय लावा होगा। मतलब चट्टानें कौन से प्रकार की होंगी? ग्रेनाइट प्रकार की होंगी। क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल हुई। अगर अब लावा पतला है, ये यहाँ से दरार बनी थी, इससे ये लावा बाहर आया, ये बाहर आते ही पतला था तो ये फैल गया। जब तक ठंडा होगा तब तक फैलता जाएगा, और जैसे जैसे फैलता जाएगा तो इससे ज्वालामुखी शंकु नहीं बल्कि लावा पठार बनेगा। लावा पठार। देखो सिलिका प्रधान का क्या था? लावा गाढ़ा था, और गाढ़ा था तो उसी जगह इकट्ठा होता गया, और क्या बनेंगे? बड़े बड़े पर्वत या ज्वालामुखी शंकु, इससे भी बड़े ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। लेकिन अगर लावा क्षारीय था, और क्षारीय लावा का मतलब है लावा पतला है, और पतला लावा है तो वो दरार से निकलेगा और निकलते ही फैल जाएगा, और फैलेगा तो इससे शंकु ना बनके क्या बनेगा? ज्वालामुखी पठार बनेंगे। ज्वालामुखी पठार है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? लावा पठार। इतनी चीज क्लियर हो गई? अम्लीय लावा, क्षारीय लावा, जहां लावा पठार है वहां चट्टानें कौन सी होंगी? क्षारीय लावा कौन सा था? बेसारक था, तो इनमें मिलेंगी बेसारक चट्टानें। चलो अब फिर देखेंगे चट्टानों के ठोस टुकड़े या ठोस कण। सर बहुत सीरियस होके सुन रहे हैं, मेरे को लग रहा है बच्चों से भी ज्यादा सीरियस होके पढ़ रहे हैं। तो देखो पायरोक्लास्ट, स्कोरिया, लैपिली, बम, प्यूमिस, दो नाम और लिखे थे वो मैंने मिटा दिए थे। चलो इनको देखेंगे। डस्टर मिलेगा? हाँ, पहला शब्द है पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या है? पायरोक्लास्ट को समझेंगे। ये मैग्मा था जो कि ऊपर की तरफ गति कर रहा है, और जब ये चट्टानों को तोड़ के, पृथ्वी की सतह को तोड़ के सबसे पहले बाहर निकलेगा, जो पदार्थ सबसे पहले बाहर निकलेगा, जिसमें जल वाष्प भी है, यहाँ से जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो जैसे बम से विस्फोट होता है ना, वैसे बाहर निकलती है एकदम से ऐसे तोड़ के ऐसे। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की, और वो इतना छोटा भी नहीं होता, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में होता है एक साथ, तो पृथ्वी की सतह की चट्टानें हैं, अंदर से आने वाली जल वाष्प की मात्रा है, मैग्मा है, जो बाहर निकलेगा, तो चट्टानों के टुकड़े हैं, सारी चीजें मिली हुई हैं। तो जो सबसे पहले बाहर निकलेगा पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्ट। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, पायरोक्लास्ट क्या है? तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहले बाहर आने वाले पदार्थ क्या है? पायरोक्लास्ट। अब है स्कोरिया। स्कोरिया क्या है? सबसे बारीक कण। पायरोक्लास्ट सबसे पहले बाहर आने वाले कण, सबसे पहले बाहर आने वाला पदार्थ, भूगर्भ से सबसे पहले बाहर आने वाला पदार्थ। दूसरा है स्कोरिया। स्कोरिया क्या है? बारीक कण। जो बारीक कण है, महीन कण, उनको क्या बोलेंगे? स्कोरिया। लैपिली। लैपिली क्या है? सर लैपिली क्या है? तो देखो लैपिली क्या है? लैपिली मटर के दाने के आकार के, ये बारीक कण है, ये मटर के दाने जितने। जो चट्टानें थी जो टूट टूट के बाहर निकल रही है, पिघली हुई है, उनमें मटर के दाने के आकार की है, वो है लैपिली। बम। बम क्या है? बम तो बड़ा ही होता है, बम फूटता है तो जो बड़े आकार के कण है वो क्या है? बम है। अगला है प्यूमिस। प्यूमिस क्या है? कम घनत्व का। प्यूमिस है कम घनत्व का झागदार
जो पदार्थ निकलेगा, कम घनत्व का झागदार पदार्थ बाहर निकलेगा, वो है प्यूमिस। कॉस्मेटिक सामान में जो नहाने के लिए, ये साफ करने के लिए लेके आते हैं ना, मिट्टी का जैसा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो पत्थर जैसे लेके आते हैं, वो चीज क्या है, प्यूमिस। इसका पत्थर कैसा होगा, पत्थर भी नहीं होता, वो मिट्टी भी नहीं है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, जो झाग बने थे वो जब ठोस होके जम जाएगा तो उसका जो पत्थर बनेगा, उसको कॉस्मेटिक सामान में नहाने के लिए, मैल साफ करने के लिए काम में लेते हैं। तो वो चीज क्या कहलाएगी, इसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए इसमें हैंडल लगा देते हैं ऐसे, ये लो, और इसको बहुत महंगे दामों में बेचेंगे। वैसे ये पत्थर की तरह पड़ा रहता है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, प्यूमिस। हल्का है, कम घनत्व का है, जो झागदार पदार्थ बाहर निकला था उसको जमने के बाद में जो बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्यूमिस। अब अगला एक दो नाम और है, टफ, एक है ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी राख। तो देखो टफ क्या चीज है, टफ है जलवाष्प, ज्वालामुखी राख, लेपिली, जो बारीक कण थे, इनको मिला के सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, टफ बोल देते हैं। मामला टफ हो जाता है तो टफ बोलेंगे। और ज्वालामुखी राख क्या है, ज्वालामुखी से जो राख निकलती है बहुत ही बारीक, सिंडर या फिर ज्वालामुखी राख। तो देखो इसमें से जो हमने पढ़ा है, इससे आने वाले क्वेश्चन क्या है, एक बार हम बात करेंगे, इसको फटाफट रिवाइज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी होता क्या है, तो बता दो ज्वालामुखी क्या होता है, सर आप बता दो। अब ये चीज ज्वालामुखी है क्या, नहीं, ये तो ज्वालामुखी मार्ग है। तो ज्वालामुखी है पृथ्वी की भूगर्भ में चट्टानों का पिघलना, फिर उसका बाहर निकलना और जमना, पूरी क्रिया को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। ये देखो अब ये अपना ज्ञान दिखाएगा, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बस ये पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ज्वालामुखी। इसके बाद में हमने इंपोर्टेंट लाइन पढ़ी थी, अंतर्जात आकस्मिक बल। ये हमें याद रखनी है। ज्वालामुखी के जो कारण हैं उनमें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो मुख्य एक शब्द सम्मिलित रूप से बोलेंगे वो है अंतर्जात आकस्मिक बल। ये वही लाइन है जिसको हमें नींद में भी याद रखना है। फिर है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, गैस। गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी है, जलवाष्प की है। हाइड्रोजन, सल्फाइड, CO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन ये गैसीय अवस्था में उनके साथ जलवाष्प के साथ मिला हुआ आएगा। तो देखो याद क्या रखना है, सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की है, बाकी हाइड्रोजन, सल्फाइड इसमें निकलती हैं, ये चीज हमें याद रखनी है इनके नाम। लावा, लावा और मैग्मा क्या है, इसका अंतर देखा था। अम्लीय लावा, अम्लीय लावा में हमने याद रखा था कि इसका घनत्व कम होगा, गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होगा तो जल्दी जम के ज्वालामुखी पर्वत बनाएगा, ये चीज याद रखी थी। और क्षारीय लावा, क्षारीय लावा तुलनात्मक रूप से थोड़ा पतला होता है, इसलिए फैल के पठार बनाएगा, ये पढ़ा था। फिर हमने देखे थे ठोस कण जो निकलते हैं। पायरोक्लास्ट क्या थे, जो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहले निकलते हैं, वो पायरोक्लास्ट हैं। और जो बारीक कण है वो स्कोरिया है, मटर के दाने के आकार के हैं वो लेपिली है। फिर हमने देखा था बम, बम एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि बम बड़े आकार के हैं, इस एग्जाम के लिए इस पायरोक्लास्ट, लेपिली, स्कोरिया और प्यूमिस, ये याद रखना। प्यूमिस क्या है, कम घनत्व का झागदार पदार्थ बाहर निकलेगा। टफ, राख और राख, जलवाष्प, बारीक कण है जो लेपिली, उनको सम्मिलित रूप से टफ बोलेंगे। और जो राख निकलती है उसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी राख। चलो इसके बाद में अब हम देखेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण कितने प्रकार में बांटा है। देखो अभी हमने देखा था ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण, मतलब ज्वालामुखी को कितने भागों में बांट रखा है।
तो ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से कर रखा है। एक तो है उद्गार की अवधि के आधार पर। उद्गार का मतलब है उसमें से जो ये पदार्थ बाहर निकल रहा है, लावा, जल वाष्प, ये कितने टाइम तक निकलता है, यानी कि अवधि के आधार पर। और दूसरा है उद्गार के स्वरूप के आधार पर। तो उद्गार के स्वरूप का क्या मतलब है? उद्गार के स्वरूप का मतलब है केंद्रीय उद्गार के आधार पर। अगर केंद्रीय उद्गार का मतलब है एक छिद्रनुमा भाग से, एक छिद्र भाग से, यह है केंद्रीय उद्गार के आधार पर। और दूसरा है दरारी उद्भेदन। इनको सारा एक साथ देख लेंगे। तो देखो दो वर्गीकरण, अवधि के आधार पर और उद्गार के स्वरूप के आधार पर। इसको एक बार समझेंगे। पहले देखते हैं अवधि के आधार पर। तो अवधि के आधार पे तीन भागों में बांट रखा है, सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी। ये हमसे नहीं पूछेंगे कि अवधि, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांट रखा है। हमसे हमारे जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी या फिर इनके एग्जाम्पल। एग्जाम में क्या पूछेंगे? इनके उदाहरण दे देंगे। नारकोंडम कौन से प्रकार का ज्वालामुखी है, कटमई कौन से प्रकार का है, या फिर ये दे देंगे कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इस हिसाब से। तो अभी क्या याद रखना है? तीन प्रकार है, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या है? सक्रिय का मतलब है उस ये छिद्र था और इससे लगातार लावा बाहर आ रहा है। लावा शब्द में जल वाष्प है और गैस, सारी चीजें जो चट्टानी टुकड़े पड़े थे सब सम्मिलित रूप से आ जाएंगे। तो देखो जब लावा बाहर लगातार बाहर आता जा रहा है तो वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि बिना रुके लावा बाहर आ रहा है। अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या मतलब है? एक बार लावा आया फिर कई वर्षों तक नहीं आएगा। हो सकता है ये अंतराल 1 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, ठीक है। कई वर्षों तक लावा बाहर नहीं आएगा और उसके बाद में अचानक लावा बाहर आएगा। तो ये चीज क्या है? सुषुप्त मतलब रुक रुक के लावा बाहर आएगा। और मृत ज्वालामुखी क्या है? मृत ज्वालामुखी का मतलब है इसमें से एक बार लावा उद्गार हुआ था, विस्फोट हुआ, एक बार विस्फोट हुआ जिसमें लावा बाहर आया और उसके बाद में फिर कभी लावा नहीं आया। तो ये क्या कहलाएगा? मृत ज्वालामुखी। सक्रिय से लगातार लावा बाहर आएगा, सुषुप्त से रुक रुक के बाहर आएगा और मृत से एक बार आने के बाद दोबारा बाहर नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, एग्जाम की दृष्टि से इसके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, उनपे बात करेंगे हम। उससे पहले एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। अब अगला है उद्गार के स्वरूप के आधार पर। ये चीज हम ऑलमोस्ट हर बार पढ़ते आ रहे हैं, इन पे कम ध्यान देते हैं। और जब ये हवाई, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन आते हैं तब तो ये लगता है कि पता नहीं क्या ही आ गया, समझ में नहीं आता। कोई फूल गोभी के जैसा है, कोई सबसे ज्यादा भयानक है, सबसे ज्यादा विस्फोट है। ये सारी चीजें बहुत ईजी है, सबको समझेंगे हम। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उद्गार के स्वरूप का मतलब क्या है। इसमें हमने अवधि देखा था, जो लावा बाहर आ रहा है वो कैसे आएगा। ये हमने बना दी पृथ्वी सतह। अब सतह में से जब लावा बाहर आ रहा है तो ये आ रहा है एक छिद्र से, यानी कि केंद्रीय उद्गार। इसमें एक केंद्र बिंदु है जिससे उद्गार बाहर आ रहा है। केंद्र बिंदु में विस्फोट हुआ और लावा बाहर आ गया, ये क्या हो गया? केंद्रीय उद्गार। दूसरा नाम है दरारी उद्भेदन। तो दरारी उद्भेदन का मतलब क्या है? दरारी उद्भेदन का मतलब ये है कि इसमें कोई मुख्य बिंदु नहीं है कि यहां से इसमें एक लंबी दरार बनेगी। 3D में जैसे देखेंगे तो एक लंबे चित्र में, अगर इस दिशा में देखें तो ये, और अगर हम ऐसे बनाएंगे तो एक लंबी दिशा में, और इससे लावा लगातार बाहर निकलेगा। ये
दोनों तरफ जम रहा है, ये ठंडा होकर इसका जमाव होगा और ये क्या बन गया, इस दरार के सहारे पठार बनेगा। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो चीज तो देखेंगे, बस नाम समझ लेते हैं एक बार। केंद्रीय उद्गार का मतलब है एक छिद्र के सहारे विस्फोट से उद्गार बाहर आएगा, और दरारी उत्भेदन का मतलब है इसमें कोई मेन पॉइंट नहीं है बल्कि बहुत लंबा क्षेत्र है। जैसे कि ये पेन है, अगर इस पेन में को हम माने ज्वाला, देखो उद्गार के स्वरूप के आधार को समझने के लिए हम समझ चुके केंद्रीय और दरारी क्या है। जैसे ये पेन है और पेन में जो ऊपर की निब है इसको माने ज्वालामुखी छिद्र। सिर्फ इस छिद्र से विस्फोट के बाद में उद्गार बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाएगा, केंद्रीय उद्गार के आधार पर। और एक छिद्र के बजाय पूरे इस पेन जितना क्षेत्र माने, जैसे ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से दरार हुई, जल वाष्प से पृथ्वी भूगर्भ में दबाव बहुत बढ़ जाएगा और उससे चट्टानों पे जोर लगेगा तो वो टूटेंगी और पूरी छिद्र हो गई, ये पूरी दरार हो गई, इससे लावा बाहर आएगा, वो जमेगा, तो ये क्या कहलाएगा, दरारी उत्भेदन। छिद्र से केंद्रीय और दरारी, इसमें कोई मेन प्रकार के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम जो आरएस मेंस हुआ था 2018 वाला, आरएस मेंस 2018, उसमें ये पूछा था दरारी उत्भेदन के एग्जाम्पल बताओ, इसके बारे में पूछा था, दरारी उत्भेदन के आधार पर। ठीक है, केंद्रीय उद्गार के आधार पे कितने भागों में बांट रखा है, 5 भागों में। अवधि के आधार पे 3 थे, 3 में हमें क्या क्या याद करना था, एग्जाम्पल याद करने थे मेन। और इसमें क्या है, 5 प्रकार है, 5 कौन से हैं, हवाईयन तुल्य, स्ट्रामबोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य और विसुवियस तुल्य। यहाँ पे इनके कोई मेन एग्जाम्पल नहीं है। एक ज्वालामुखी लेते हैं, जैसे हवाईयन खुद एक ज्वालामुखी है, और उस प्रकार के जो और कोई दूसरी जगह ज्वालामुखी मिलेंगे तो उसी को एक स्टैंडर्ड मान के उस प्रकार का नाम दे दिया, जैसे हवाईयन तुल्य। यहाँ से क्वेश्चन आता है इनकी विशेषताएं, इनकी विशेषताओं का मतलब इनमें उद्गार कम है या ज्यादा है, और जो शंकु बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो ये बहुत इजी है, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो अब इस जो हमने चित्र बनाया है डायग्राम, इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है। अवधि के आधार पे 3 थे और उद्गार के आधार पर 2 है, केंद्रीय और दरारी। इनकी पूरी डिटेल कल पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आप लोग ये देखना और पढ़ना, और फिर कल की ही क्लास में हम इनको समझेंगे और उसके बाद में ज्वालामुखी से बनने वाले स्थलाकृतियां देखेंगे। कल ज्वालामुखी